दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट। इसका आज हम ये दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले कल हम इसका पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, या आप मेरे चैनल पर जाइए और चैनल पर अलग से इसकी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाके देख लीजिए। दोस्तों कल की वीडियो में हमने शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अर्थ को बहुत अच्छे से देख लिया था। उसके साथ साथ मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र, मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य तथा मनोविज्ञान के जो संप्रदायों की भी कल हम चर्चा कर चुके थे। दोस्तों मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान ही देखेंगे और जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है ना, और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। ये यूनिट 1 का पार्ट 2 है, ठीक है। तो अब आज हम इसमें ये सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। जैसा हम पहले से जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। क्या जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है। नंबर 1 शिक्षा तथा दूसरा मनोविज्ञान, है ना। अतः शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो हम कह सकते हैं वो है शिक्षा से संबंधित विज्ञान, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। शिक्षा का संबंध क्या होता है? शिक्षा का संबंध जो होता है वो मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। परिमार्जन मतलब मॉडिफिकेशन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। ठीक, मानव व्यवहार के परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता ज़रूर होगी। जब हमको मानव व्यवहार का जो परिमार्जन है उसके लिए मानव व्यवहार का जो अध्ययन है उस अध्ययन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता ज़रूर होगी। इसलिए मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्कसंगत ढंग से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांत का उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षा मनोविज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में तो विद्वानों में मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से मानते हैं और कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो इसका प्रारंभ प्लेटो व अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक के समय से ही मानते हैं। कोलसनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का जो प्रारंभ है वो ईसा से 5 शताब्दी पूर्व यानी 500 BC के यूनानी दार्शनिकों से माना है। उसके अनुसार मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्लेटो का भी था, परंतु स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है वो प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। निसंदेह प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों ने शिक्षा संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए इन सिद्धांतों को तत्कालीन मनोविज्ञान से जोड़ने की कोशिश की थी, परंतु आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो 19वीं शताब्दी में पेस्तालोजी, हर्बार्ट तथा फ्रोबेल आदि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिकों के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। वास्तव में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ वो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से ही संभव हुआ। उसने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर आकर्षित करते हुए कहा। किसने? रूसो ने, जो शिक्षा शास्त्री है उनका ध्यान बालक की ओर आकर्षित करते हुए कहा, क्या कहा?
रूसो ने कहा कि रूसो ने इस बात पर ध्यान दिया, इस बात पर बल दिया कि बालकों को उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं तथा अवस्थाओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो ने क्या कहा, जो भी बालक है उस बालक को उसकी रुचि, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं, उसी के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए। मान लीजिए कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट है पढ़ने में और वो पढ़ना चाहता है हिस्ट्री, और अगर उसके पेरेंट्स या टीचर उसको ज़बरदस्ती एजुकेशन दिला दे तो क्या बच्चे का मन लगेगा? बच्चा डर की वजह से या अपने माँ बाप की बात मान के एजुकेशन पढ़ेगा तो, लेकिन वो उस एजुकेशन में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा जितना कि वो हिस्ट्री में कर लेता, क्योंकि हिस्ट्री में उसकी रुचि थी, उसको पढ़ने में मज़ा आता। तो जब वो जिस सब्जेक्ट में उसको मज़ा आता है, जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि होती है, तो उसमें वो अच्छे से पढ़ता है। अब अगर उसको एजुकेशन दी जाएगी तो एजुकेशन में तो उसका मन ही नहीं लगता, तो वो कहाँ से अच्छा स्कोर कर पाएगा। इसी तरीके से उसकी प्रवृत्ति, ऐसी योग्यता के हिसाब से, मान लो कोई बालक है जिसको बहुत कठिन सब्जेक्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसको कोई ऐसा इजी सब्जेक्ट सजेस्ट करना चाहिए, और उसकी योग्यता क्या है उसके हिसाब से। मान लीजिए किसी का बैकग्राउंड शुरू से अच्छा ही नहीं है और उसको हम इंग्लिश दीजिए, इंग्लिश देना एक अच्छी बात है, धीरे धीरे उसमें डेवलप कराना चाहिए, लेकिन शुरुआत में उसको एकदम से इंग्लिश दे दे, ये भी गलत चीज़ है। उसकी योग्यता देखनी चाहिए, उसकी अवस्था देखनी चाहिए, उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो की इस विचारधारा से प्रेरणा पाकर ही पेस्टालोजी, हर्बार्ट और फ्रोबेल आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विधिवत उपयोग करके तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में अनेक सुधार किए। इसके बाद गाल्टन, इबिंगहॉस, जेम्स बिने, गोबार्ड आदि मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित होने लगा। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। जॉन डीवी नामक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चिंतन किया तथा शिक्षा प्रक्रिया पर मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों व निष्कर्षों का अविस्मरणीय प्रभाव डाला। मतलब उनकी बातों ने इतना प्रभाव डाला, बहुत ज़्यादा अविस्मरणीय, जिसका विश्वास भी नहीं किया जा सकता, इतना प्रभाव डाला। अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक अलग विषय है। इतना प्रभाव पड़ा इन मनोवैज्ञानिकों का इस पर, इतने अच्छे ढंग से इसकी परिभाषाएं दी गई, इतने अच्छे ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर काम किया गया कि इसका इतना प्रभाव हुआ कि इसको अलग विषय स्वीकार कर लिया गया। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? अगर हमको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो हम विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है, जो विभिन्न शिक्षा शास्त्री है, उनके द्वारा जो उन्होंने इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो अपनी परिभाषाएं दी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले कोलसनिक ने क्या कहा? उनके अनुसार उन्होंने कहा, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। देखो कितने अच्छे समझा है। जो मनोविज्ञान है उसके जो सिद्धांत है और उसके जो परिणाम हैं, उन परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहा है, जो अनुप्रयोग हो रहा है, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है। इसी प्रकार क्रो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। उन्होंने कहा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो सीखने के अनुभव है उनका वर्णन करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। स्किनर ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण यानी टीचिंग तथा अधिगम यानी लर्निंग से संबंधित होती है। ट्रो के अनुसार, ट्रो ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी तरीके से स्टीफन ने कहा
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की ये हमने जितनी भी परिभाषाएं देखी, इनके अवलोकन से हम यही कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जो शैक्षिक परिस्थितियां होती है पढ़ने के समय, उनका जो मानव व्यवहार होता है उसका अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करने की दृष्टि से, इसका शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करने की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो हमने अभी ये परिभाषाएं देखी, इन परिभाषाओं से शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं का पता चलता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र होता है वो मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान किस पर काम करता है? मानव व्यवहार पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र है वो है मानव व्यवहार, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी एक इसकी विशेषता है। नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा द्रुत बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, ये इसकी विशेषता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल करता है, सुगम बनाता है, उसको द्रुत बनाकर शिक्षण यानी टीचिंग और अधिगम लर्निंग का मार्ग जो है वो आगे बढ़ाता है, प्रशस्त करता है। नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में कोई भी बात ऐसे ही नहीं बताई जाती, किसी का मानव का व्यवहार ऐसे ही नहीं बता दिया जाता, उसमें वैज्ञानिक विधि का अध्ययन किया जाता है ना। मनोविज्ञान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में जितना भी ये हमने परिभाषाएं देखी, जो कुछ भी देखा, इससे अब हम इन सब अलग अलग विवेचनाओं के आधार पर इसकी शिक्षा मनोविज्ञान की एक परिभाषा देख सकते हैं। क्या है वो परिभाषा? कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावशाली बनाने का विज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है, यानी मॉडिफिकेशन का विज्ञान है। दोस्तों, अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान किन उद्देश्यों के लिए कार्य करता है? शिक्षा मनोविज्ञान के हम एम्स देखते हैं। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका अधिकतम संभव सहज, स्वाभाविक तथा सर्वांगीण विकास करके उसे समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना है। ठीक है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य भी यही होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के इस प्रमुख उद्देश्यों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, छात्रों के व्यवहार को अधिक से अधिक समृद्ध करके तथा नंबर 2, अध्यापकों को अपने शिक्षण में सुधार करने में सहायता प्रदान करके। इन दोनों मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो निम्न हैं। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। सबसे पहला है छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 2, छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 3, छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना। ठीक है। नंबर 4, छात्रों की जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं के रूप में उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना, आगे बढ़ाना। नंबर 5, छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, है ना। नंबर 6, छात्रों के वातावरण का अध्ययन करना, कैसा छात्रों का वातावरण है, किस तरीके से उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये उस उद्देश्य है। नंबर 7, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, जो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था से लगाकर प्रौढ़ावस्था तक, उन सब का अध्ययन करना। नंबर 8, मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। नंबर 9, व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन करना, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, उनका अध्ययन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है। नंबर 10, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, है ना, किस तरीके से सीखा जाता है, सीखने की क्या प्रक्रिया है, इन सब बातों का अध्ययन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। नंबर 11,
शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। ठीक है। और नंबर 12 शिक्षण सामग्री, ये है नंबर 12, शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना। इसी तरीके से नंबर 13 है छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना। अलग अलग छात्र में अलग अलग व्यवहार होता है, तो उनके जो विशिष्ट व्यवहार है उनका अध्ययन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है। और नंबर 14 लास्ट है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। जो शिक्षा प्राप्त करते हुए जो छात्रों के सामने शैक्षिक समस्याएं होती है, जो शिक्षा में समस्याएं होती है, उनका भी अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है। तो दोस्तों, हमने आज देखा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। ये इसका पार्ट 2 है। अब इसका पार्ट 3 कल अपलोड करेंगे। कल हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।